So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and welcome back. This is the third chapter of ISC Commerce Class 12. ये हमारा Class 12 के Commerce Commercial Studies के third chapter है. The name of the chapter is Sources of Finance for a Joint Stock Company. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है. If it does not opens from the link, what you can do is you can directly go to Telegram. ऊपर में आप सर्च कर सकते हो अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड, आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे 25 अप्रैल को ये नोट शेयर किए गए थे. तो जल्दी से जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट करा के ये वीडियो देखना. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर अगर आप हेडिंग देखो इस चैप्टर का, इफ यू लुक एट द चैप्टर नेम, तो द नेम सजेस्ट्स कि ये सिर्फ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ पार्टनरशिप, फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी और फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. जो आपने क्लास 11 में कंपनी सीखा था कि कंपनी किसे कहते हैं, वो लोग पैसा कहां से लाते हैं, कितने सोर्सेज है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में देखने जा रहे हैं. अभी आप देखो, आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के. दैट टेबल शोज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन द टाइमिंग. अगर टाइमिंग को देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स. बाय द वे, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स जो है इस चैप्टर के बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं. आई वुड नॉट से दिस कि ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. दिस इज नॉट अ वेरी सिंपल चैप्टर. ये चैप्टर थोड़ा ऊपर लेवल का चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर में फाइनेंस के बारे में ऐसी ऐसी बातें डिस्कस की गई है जो कि एक क्लास 12 स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं रहता, बिकॉज यू डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ठीक है, आपने तो रियल लाइफ कंपनीज देखा नहीं है, रियल लाइफ एक्सपोजर बहुत कम लोगों का होगा. तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू from my end, I will try to make this chapter as simple as possible. Explanation which I will give will be in very common language, जो कि कोई भी बच्चा समझ सके. आपको बस इतना करना है कि आपको पेशेंस के साथ मेरे संग बने रहना है. ठीक है, because the chapter is lengthy but the chapter is most important. Why it is most important? आप पास्ट पेपर्स उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आते हैं. इवन द रिसेंटली हेल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आए थे. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट 15 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. चलो, तो वी वर सेइंग कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द टाइमिंग. एक होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स और एक होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स. नाउ व्हाट आर लॉन्ग टर्म फंड्स? लॉन्ग टर्म फंड्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहते हैं. ठीक है, सो इफ यू गेट द फंड्स फॉर मोर देन अ ईयर, दैट्स लॉन्ग टर्म फंड. बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ला रहे हो बिजनेस में 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, लेस देन अ ईयर, 12 महीने से कम, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स बोलते हैं. हमारा यही सिलेबस है, इन्हीं को हमें डिस्कस करना है. नाउ यू सी, ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स है एंड शॉर्ट टर्म फंड्स है, एक सेकेंड, ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स है एंड शॉर्ट टर्म फंड्स है, ये दो टाइप के हो सकते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं ओनर्स फंड और एक को हम लोग बोलते हैं बोरोवर्स फंड, बोरोड फंड. सी, ओनर्स फंड क्या होता है? अकाउंट्स में जिसको आप कैपिटल बोलते हैं, दैट इज ओनर्स फंड. व्हेन द ओनर ब्रिंग्स मनी इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ओनर्स फंड. इसमें कितने टाइप के फंड्स आ जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग. तो 3 टाइप के फंड्स को ओनर्स फंड्स बोला जा रहा है. एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स के लिए याद रखिएगा. 3 टाइप के पैसे को हम लोग ओनर का पैसा बोलेंगे. नंबर 1 विल बी इक्विटी, नंबर 2 विल बी प्रेफरेंस, नंबर 3 विल बी रिटेन्ड अर्निंग. क्या है डिटेल में वी विल स्टडी लेटर ऑन. ठीक है, इसके अलावा जितने भी पैसे होते हैं सारे उधार के पैसे होते हैं, सारे बोरोड पैसे होते हैं, लोन कैटेगरी के पैसे होते हैं. दीज आर लायबिलिटीज. अकाउंट्स के टर्म्स में लायबिलिटी कहते हैं, या कॉमर्स की भाषा में बोरोड फंड्स कहेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिटेल. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना. आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू. वेट, ये रहा.
ध्यान से देखो, अगर किसी बिजनेस में लेट अस से कि टोटल कैपिटल 1000 रुपीज का, टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, मान लो किसी बिजनेस में सपोज आपने कोई धंधा स्टार्ट किया और उसमें आपने 1000 रुपीज लगाया है, ठीक है। सो 1000 इज व्हाट, दैट इज टोटल कैपिटल, टोटल फंड्स इन योर बिजनेस। नाउ अगर आप इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सपोज आपने अपने टोटल कैपिटल के 4 पार्ट्स किए, सो एक एक पार्ट कितने वैल्यू का होगा, 250। दैट इंडिविजुअल पार्ट विल बी नोन एज इक्विटी, उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। आपने शार्क टैंक का शो देखा होगा, शार्क टैंक में क्या बिकता है, इक्विटी बिकता है। सो दीज आर इक्विटी, इक्विटी इज बेसिकली वन पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है उसके एक हिस्से को इक्विटी कहते हैं। नाउ अगर मुझे कंपनी का हिस्सा बनना है, सो आई नीड टू परचेज इक्विटी। अगर मैंने एक इक्विटी परचेज कर लिया, सपोज दिस फर्स्ट वन, सपोज ये वाले को मैंने परचेज कर लिया, ठीक है, ये फर्स्ट वाले को सपोज आई परचेज्ड इट, ये वाले को अगर मैंने इसको परचेज कर लिया तो आई विल बी नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोले जाएगा मेरे को, इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज मैंने इक्विटी शेयर को होल्ड कर रखा है। कितने पैसे दिए मैंने, 250, टोटल कैपिटल कितना है, 1000, दैट मींस मैंने 25% इक्विटी खरीद लिया कंपनी में, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है इक्विटी का। इक्विटी इज बेसिकली हिस्सेदारी, कंपनी का हिस्सा, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। सो अब इसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लो। सबसे पहली बात, ये प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर से पहले इशू किया जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेफरेंस एंड डिबेंचर लेटर ऑन, बट अभी के लिए इतना मान के चलो कि सबसे पहले यही आता है, ठीक है। दूसरी बात, इनका कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता, मतलब इनको किसी भी तरीके का प्रेफरेंस नहीं मिलता है। प्रेफरेंस किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उनको प्रेफरेंस मिलता है, पेमेंट जब मिलेंगे ना तो सबसे पहले उनको मिलता है। इक्विटी वाले लाइन में पीछे खड़े रहते हैं। देन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। तो इक्विटी वाले एज आई टोल्ड यू लाइन में हमेशा लास्ट में खड़े रहते हैं। तो जिस टाइम कंपनी बंद होगी, जिस टाइम पैसे बांट के धंधा बंद किया जाएगा, उस वक्त इक्विटी वाले लाइन में सबसे लास्ट में रहेंगे। अगर पैसा बचा तो उनको मिलेगा, अदरवाइज दे वोंट गेट एनी मनी, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात इनका यह है कि इनको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, दे गेट वोटिंग राइट्स, मतलब डिसीजन लेने का पावर मिल जाता है। सो व्हाटएवर द कंपनी डज, पहले एक वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। एंड इफ इक्विटी वाले राजी है, इक्विटी वालों ने वोट दे दिया, देन ओनली वो काम आगे चलता है। तो इनका ये थोड़ा सा पावर है, अदरवाइज तो ये लाइन में पीछे ही खड़े रहते हैं। बट एक मेजर पावर इनको दिया गया है कि ये कंपनी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ते हैं ना। ये नोट्स देखो, ये नोट्स इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत इजी हो जाए, ठीक है। इससे इजी नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये आपके बुक से ही बनाया गया है। बाय द वे, आप में से कुछ लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये नोट से करने से हो जाएगा क्या, भाई यही नोट्स करना है, ठीक है। डोंट आस्क मी कि इतना करने से हो जाएगा क्या, यही करना है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी ईयर आई गिव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दी बोर्ड एग्जामिनेशन। इस बार भी आई एम गिविंग इट, ये मेरे ऐप में आपको मिल जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स, जिसके लिए मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ये कोर्स आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा। मेरा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करोगे, एंड्रॉइड ऐप है, आप उसको डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको एक कोर्स मिलेगा जिसका नाम रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर रीसेंट एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट वहां पे है। ये आप ऐप में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये नोट्स के अलावा सिर्फ वो क्वेश्चंस करके जाने हैं, ट्रस्ट मी आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल जाएगा। इफ यू डू दिस नोट्स प्रॉपरली, इफ यू लिसन टू दिस वीडियोस केयरफुली एंड इफ यू डू दोज क्वेश्चंस जो वहां पे आई एम पोस्टिंग, ठीक है। ये टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चंस आर नॉट अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। ये एक्सक्लूसिवली एक ऐप कंटेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज इन इंडिया और इसके लिए आई हैव रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑल्सो साइंड बाय सौरभ गांगुली। तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसका फायदा उठाइए। पहले भी पास्ट में बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इट्स टाइम फॉर यू नाउ टू मेक गुड यूज ऑफ इट, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग एडवांटेजेस पे। नाउ एडवांटेजेस दो लोगों को हो सकता है, एक कंपनी को और एक शेयर होल्डर्स को। कंपनी जिसने शेयर्स दिया और शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदा,
तो वी आर शेयर होल्डर्स और एक कंपनी। कंपनी को क्या एडवांटेज है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड करना, ये सब बहुत क्रूशियल पार्ट है। लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग स्पीड में जाएंगे, बट अभी बहुत स्लोली जाना है क्योंकि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है ये सब। सो पे अटेंशन, बहुत ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट है, आराम से सुनना, इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द एडवांटेजेस। सबसे पहली बात, नो बर्डन ऑन अर्निंग। देखो, इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब पैसा आता है कंपनी को, जनता से पैसा आया, पब्लिक ने पैसा दिया इक्विटी के थ्रू, ठीक है। तो जब पब्लिक ने पैसा दिया, पब्लिक ने शेयर्स खरीदे, तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि उनको कुछ रिवॉर्ड देना है। कंपनी जनरली डिविडेंड देती है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। कंपनी जनरली प्रॉफिट का हिस्सा जनता को देगी, खुश करने के लिए देगी, लेकिन देना कंपलसरी नहीं है। इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी को अगर इच्छा है तो देंगे, वरना नहीं देंगे। तो कोई बर्डन एज सच नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो दे दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से इट्स अ बेनिफिट फॉर द कंपनी की कोई डिफिकल्टी नहीं है। परमानेंट कैपिटल है, ये जो पैसा आएगा, एज आई टोल्ड यू, लॉन्ग टर्म कैपिटल किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स उसको बोलते हैं जो एक साल से ज्यादा के लिए होता है। इक्विटी तो परमानेंट होता है भाई साहब, इक्विटी कभी भी रिटर्न नहीं करना पड़ता। ओनली वन कंडीशन पे इक्विटी रिटर्न होता है, कब, जब कंपनी बंद हो जाएगी, उस वक्त सारे एसेट बेच के मेंबर्स को पैसे देके दरवाजा बंद, दैट्स द एंड ऑफ द बिजनेस। सिर्फ बिजनेस एंड होने के टाइम कैपिटल वापस मिलता है, अदरवाइज इट इज अ परमानेंट कैपिटल। तो कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा बात है कि पैसा आ गया और परमानेंटली आ गया, कभी रिफंड करने का जरूरत नहीं। नो चार्ज ऑन द एसेट, थर्ड नंबर पॉइंट बोल रहा है नो चार्ज ऑन द एसेट, मतलब आपको एसेट गिरवी रखने का भी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू मॉर्गेज योर एसेट। होता है ना, आप बैंक से पैसे लेने जाओगे तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक आपको बोलेगा कि कुछ एसेट्स गिरवी रखो, अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इन सबको गिरवी रखो। बट इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे आते हैं, कुछ देने का जरूरत नहीं, ना तो रिवॉर्ड दो बदले में, ना तो कुछ एसेट्स दो, और परमानेंटली भी पैसे आ रहे हैं, कितना अच्छा बात है, ठीक है। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखो, जिन कंपनी के पास अच्छा खासा इक्विटी होता है ना, उनका गुडविल, उनका रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छा होता है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिकॉज बैंक्स भी देखते हैं ना कि अरे वाह, आपके पास खुद का इतना पैसा है, तो ये लो, लोन ले लो, बिकॉज उन बैंक को पता है कि जब वापस करने आएंगे तो इनके पास पैसा रहेगा। तो बैंक्स भी जनरली ऐसे क्लाइंट्स ढूंढते हैं जिनके पास खुद का ज्यादा पैसा होता है। आप सोचो ना, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो, आपका एक दोस्त है जिसके पास बहुत पैसे है और टाइम पे पैसा दे भी देता है, वो एक दिन अपना पर्स लाना भूल जाए तो वो आपसे हेल्प लेगा, आप उसको दे दोगे ना। बट अगर आपको पता है कि एक दूसरा फ्रेंड है जो आप कभी पैसा नहीं देता, उसके पास कभी पैसे रहते ही नहीं है, वो आपसे अगर हेल्प मांगे तो आप थोड़ा झिझकोगे, आप उसको नहीं देना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको पैसा देंगे डुबा देगा, ये कभी वापस करेगा नहीं। तो बैंक्स के साथ भी सेम चीज होता है, बैंक्स ऑल्सो लुक फॉर गुड क्लाइंट, गुड क्रेडिट वर्दीनेस वाले क्लाइंट्स को बैंक्स देखती है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द एडवांटेज, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडवांटेजेस है। तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिल जाता है, मतलब सिर्फ पैसे नहीं दिए, कंपनी में हक मिल जाता है, कंपनी में डिसीजन लेने का पावर मिल जाता है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। लायबिलिटी भी लिमिटेड है, मतलब कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए, अगर कंपनी बाहर वालों का पैसा डुबा रही है, तो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज पे कोई हाथ नहीं देगा, ठीक है। सपोज आई हैव परचेज्ड अ शेयर फॉर 250 रुपीज, तो हाउ मच डू आई नीड टू पे द कंपनी, ओनली 250 रुपीज, 250 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। सो माई पेमेंट, माई ऑब्लिगेशन टू द कंपनी इज जस्ट 250, इट इज लिमिटेड टू 250, 250 से ज्यादा मुझे नहीं देना है। अगर मैंने 2 शेयर्स खरीदे, सॉरी, अगर मैंने 2 शेयर्स खरीदे तो मुझे कंपनी को कितना पैसा देना है, 500, नॉट मोर देन 500, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। सो माई लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी विल बी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 में कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होते हैं ना, उसमें डिविडेंड बहुत हाई मिलता है, मतलब जो कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे, तो अगर कोई ऐसी सक्सेसफुल कंपनी है तो वहां पे डिविडेंड ज्यादा मिलता है इक्विटी वालों को, यानी डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो मेंबर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 4 है, प्रीएम्प्टिव राइट्स के बारे में बोला जा रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव राइट्स का मतलब होता है कि घर वालों को पहले राइट मिलना चाहिए। देखो, जो करंट शेयर होल्डर्स है वो तो कंपनी के अपने मेंबर्स हैं। नाउ इफ द कंपनी वांट्स टू ब्रिंग मोर इक्विटी शेयर्स, कंपनी और
इक्विटी शेयर्स ला रही है और पैसा उठाना चाह रही है मार्केट से, तो मार्केट से पैसा उठाने के लिए कंपनी को बदले में क्या देना पड़ता है? इक्विटी देना पड़ता है। सो ये जो इक्विटी ला रही है कंपनी, दिस विल बी फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं चाहिए, देन वो बाहर वालों को दिया जाएगा। तो पहला राइट करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो ये एडवांटेज है कि अगर आप किसी कंपनी के मेंबर है, तो नेक्स्ट टाइम जब शेयर्स आएंगे ना ऑफर होने के लिए, तो पहला राइट आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहला राइट मिलेगा। फिर आपको नहीं खरीदना है तो अलग बात है, बट अगर आपको खरीदना है तो पहला राइट आपको मिल जाएगा। दैट्स एन एडवांटेज, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी शेयर्स के वैल्यू बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आप देखो रिलायंस का शेयर 2016 तक एक रेंज में घूम रहा था, और 2016 के बाद शेयर्स में आग लग गई, शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। और कितना ज्यादा बढ़ गया। तो अच्छे टाइम में शेयर्स रिवॉर्ड देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो जिन्होंने भी रिलायंस का शेयर खरीद रखा था, लास्ट 6-7 साल में बहुत कमाए हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, कुछ तो डिसएडवांटेज भी है। अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिसएडवांटेज समझते हैं। नंबर 1 इज मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। सी, होता क्या है ना, राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिलता है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल गेट द फर्स्ट राइट। तो क्या होता है ना, जो अमीर लोग होते हैं वो बार बार शेयर खरीद लेते हैं, एंड द मोर शेयर्स दे बाई, द मोर वोटिंग राइट्स दे गेट। उनका होल्ड कंपनी में बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड देन एक बार उनका होल्ड बन गया, उनको सबसे ज्यादा शेयर्स मिल गए, तो फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कंपनी को, अपने हिसाब से चला सकते हैं कंपनी को, मिसगाइड कर सकते हैं बाकी छोटे शेयर होल्डर्स को। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या होता है, इक्विटी का पैसा तो परमानेंट होता है, यू कांट रिफंड इट बैक। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब आपको उतने पैसे की जरूरत नहीं है, बट आपने पहले से ले रखा है, एंड यू कांट रिफंड इट बैक, क्योंकि ये तो परमानेंट कैपिटल है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसे आ सकते हैं। अब बहुत ज्यादा पैसे आना कैसे प्रॉब्लम है, देखो मान लो एक कंपनी है जिसने 1 लाख का कैपिटल लगाया, और 1 लाख का कैपिटल लगा के वो 20,000 प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। 1 लाख का कैपिटल लगा के 20,000 का प्रॉफिट। एंड एक दूसरी कंपनी है जो ओवर कैपिटलाइज है, बहुत कैपिटल है उसके पास, 10 लाख का कैपिटल है, और 10 लाख का कैपिटल लेके भी वो 20,000 का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अच्छी कौन सी कंपनी हुई, विच कंपनी इज बेटर? जिसने कम पैसे में ज्यादा कमाया। देखो दोनों ने 20,000 कमाए, बट एक कंपनी ने कम पैसे में कमा लिया। तो जो ओवर कैपिटलाइज कंपनी है ना, वो एक टाइप से खराब परफॉर्मेंस वाली कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। क्रिकेट का ही सोच लो ना, जो बैट्समैन कम बॉल में ज्यादा रन बनाता है उसकी इज्जत होती है, जो ज्यादा बॉल में कम रन बनाए उसका क्या, ठीक है। सिमिलरली कंपनी में भी प्रॉफिट दोनों ने 20,000 कमाया, बट एक ने ओनली 1 लाख लेके कमा लिया कम कैपिटल में, और एक ने ओवर कैपिटलाइज होके कमाया है। तो ओवर कैपिटल, तुम उतना कैपिटल लेके भी 20,000 कमा रहे हो, तो तुम्हारी तो इज्जत फिर मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन एडिक्वेट कैपिटल, यू शुड नॉट बी ओवर कैपिटलाइज, वरना फिर ऐसे कंपनी का रेस्पेक्ट नहीं रहता। लोग बोलेंगे कि अरे इतना पैसा लेके भी इतना ही कम कमाया है, ठीक है। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिटेल में समझना है तो चैप्टर 2 में डिटेल में समझाया है। अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द कीवर्ड। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है किसी और के पैसे से बिजनेस करना। क्या होता है, किसी और के पैसे से बिजनेस करना, बोरोड फंड्स पे बिजनेस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल स्मार्टनेस। अगर आप किसी और के पैसे से धंधा कर लो और पैसा बना लो, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल स्मार्टनेस। तो क्या आप इक्विटी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हो? नो, बिकॉज आप किसी और के पैसे से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। द मेंबर्स हु आर होल्डिंग इक्विटी शेयर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, ये कोई बाहर वाले लोग नहीं होते हैं, कोई आउटसाइडर नहीं होते। इन्होंने लोन नहीं दिया है, इन्होंने कंपनी में हिस्सा खरीदा है। व्हेन आई एम बाइंग दीज 2 शेयर्स, आई एम बाइंग हिस्सा, share in the company, so I'll be 50% owner of the company if I buy 2 shares, तो मैं 50% owner होऊंगा। so I am not an outsider, I'm the owner of the company, ठीक है। so I am not an outsider, और जब आउटसाइडर का पैसा नहीं है तो फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आएगा, ठीक है। so there's no trading on equity। कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली बिकॉज यू शेयर्स बिकवाने में ना आपको काफी सारे अंडरराइटिंग कमीशन और तरह तरह के ब्रोकरेजेस ये सब पे करने पड़ते हैं। so it is a costly process। इनफ्लेक्सिबल, क्योंकि परमानेंट है ना, आप इसको वापस नहीं कर सकते। आज आपको पैसों की जरूरत है, आपने ले लिया, कल को यू डोंट नीड द मनी बट यू कांट रिफंड बैक बिकॉज इट इज परमानेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी कमी है, ठीक है। एक सेकेंड,
यस। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज, ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या डिसएडवांटेज है? कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है, कुछ अमीर लोग ज्यादा शेयर खरीद लेंगे और फिर अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे कंपनी को। हाई रिस्क है ना, वाई हाई रिस्क है? बिकॉज डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, मतलब प्रॉफिट कितना बटेगा ये डायरेक्टर लोग डिक्लेयर करेंगे। तो पैसे आपने दिए और पैसे देने के बाद आप बैठे हो कि डायरेक्टर साहब कितने पैसे देंगे आपको, कितने प्रॉफिट मिलेगा। सोचो आपके पैसे पे बिजनेस हो रहा है एंड आपको दूसरों के भरोसे बैठना पड़ रहा है कि वो कब डिक्लेयर करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। सो सी, यू आर द ओनर, यू हैव पेड द मनी एंड नाउ यू आर सिटिंग वेटिंग फॉर समवन एल्सेस डायरेक्शन फॉर मनी। तो कितना बड़ा रिस्क है, पैसा आपने लगा दिया, आप दूसरे के भरोसे बैठे हुए हो, तो दैट्स अ रिस्क, ठीक है। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन बहुत होता है। जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, और भी स्टॉक मार्केट में जितने भी स्कैम्स होते हैं सब इक्विटी शेयर्स को लेकर होते हैं, ठीक है। जानबूझ के शेयर्स का दाम मैनिपुलेट करके बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है, तो ये सब इक्विटी शेयर्स में ही होता है। तो इक्विटी का ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो जो बेचारे शेयर होल्डर्स है जिनका कोई लेना देना नहीं फ्रॉड से, वो पिस जाते हैं इसमें, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लो 2 मिनट का एंड उसके बाद फिर यू कैन रीस्टार्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इक्विटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स होते जा रहे हैं मेक श्योर आप इसके क्वेश्चंस भी करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस यही आएंगे, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस मेरे ऐप में अपलोड हो रहा है, यू जस्ट नीड टू डू दोस क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर पर आते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है, मतलब इनको सर्टेन टाइप्स के एडवांटेजेस मिलते हैं। नाउ क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं? सबसे पहला एडवांटेज मिलता है कि इनको डिविडेंड फिक्स रेट में मिलेगा, मतलब कि इनको प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो मोर और लेस फिक्स मिलता है, ठीक है। इक्विटी वालों का ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इक्विटी वालों को ना भी मिल सकता है, बट दीज पीपल विल डेफिनेटली गेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनको इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, तो ये लाइन में आगे खड़े रहते हैं। इक्विटी वाला लाइन में लास्ट में खड़ा रहता है, ये इक्विटी से पहले रहते हैं लाइन में। सो इफ देयर इज लेस प्रॉफिट, पहले प्रेफरेंस वालों को दे देंगे, बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड एडवांटेज इनका यह है कि जब कंपनी बंद होने को आएगी, when the company will be in the event of shutting down, winding up, तो फर्स्ट पैसा प्रेफरेंस को मिलेगा, बाद में इक्विटी को मिलेगा। तो दोनों केसेस में, प्रॉफिट लेने के टाइम में और अपना कैपिटल वापस लेने के टाइम में, प्रॉफिट कैपिटल दोनों टाइम में, प्रॉफिट मतलब डिविडेंड, डिविडेंड कैपिटल बोथ सिचुएशंस में ये इक्विटी से पहले रहते हैं। यही इनका प्रेफरेंस है, दैट इज व्हाई द नेम इज प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इसको एक हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं बिकॉज इसमें इक्विटी के भी कुछ कुछ फीचर्स है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इक्विटी के भी कुछ कुछ फीचर्स है, और लेटर ऑन जब डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिबेंचर्स के भी कुछ कुछ फीचर्स है। तो ये एक तरीके से इक्विटी और डिबेंचर का मिक्सचर है, हाइब्रिड, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान से समझना। पहला आता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव? देखो होता क्या है ना कि किसी साल अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, हाथ जोड़कर आएगी और बोलेगी कि देखिए इस साल तो पैसे नहीं है, आपको अगले साल दे देंगे, प्लीज कम नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर वी डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट। तो इस साल आपको जो पैसा मिलना था ना वो नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी के पास है ही नहीं, तो कंपनी कहां से देगी आपको। सो कंपनी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी, प्लीज कम नेक्स्ट ईयर, वी विल गिव यू द मनी नेक्स्ट ईयर,
ठीक है। तो अगर आपको पैसे अगले साल मिल जाएंगे, इस साल के भी, मतलब इस साल जो नहीं मिला, दैट ऑल्सो यू विल गेट नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर तो मिलेगा ही अगला साल का पैसा, और इस साल का जो नहीं मिला वो भी जोड़ के मिलेगा। जोड़ के मिलेगा मतलब क्यूमुलेट होकर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जहां पे इफ यू डोंट गेट मनी वन ईयर, यू विल गेट दैट मनी नेक्स्ट ईयर। सपोज यू डोंट गेट इट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, यू विल गेट इट इन द थर्ड ईयर। मतलब पैसा तो मिलेगा ही, आपका जमा होता रहेगा और आपको फाइनली मिल जाएगा। बट इफ द शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव, अगर प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब अगर एक साल पैसा नहीं है, कंपनी ने हाथ जोड़ दिया कि भाई पैसा नहीं है इस साल, तो भूल जाइए उस पैसे को, भूल जाइए, वो आगे नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। देन आता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी का प्रॉफिट है 10,000 रुपीज। कितना प्रॉफिट है? 10,000 रुपीज। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। कितना मिला? लेट्स से 2,000। तो 10,000 में से 2,000 चला गया प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद सेकंड पैसा किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। तो इक्विटी वालों को लेट्स से 5,000 मिल गया। तो कितना बांट दिया हमने? 2,000, 5,000, 7,000 वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 7,000। हमारे पास था कितना? 10 and we have distributed 7. How much is still left? 3,000. अब ये बचे हुए 3,000 में अगर इक्विटी वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब क्या इक्विटी वाले इस 3,000 में से भी हिस्सा ले सकते हैं क्या? कैन एक प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले ये 3,000 में भी शेयरिंग कर सकते हैं? इफ यस, देन दे आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और अगर वो लोग इस 3,000 पे शेयरिंग नहीं कर सकते, मतलब उनका जो फिक्स 2,000 मिलना था वो मिल गया ना, अभी जाओ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, इट मींस दे आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले क्या है? अपना हिस्सा लेने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले सिर्फ अपना हिस्सा लेके निकल लेते हैं। दे डोंट पार्टिसिपेट इन दी सरप्लस, एनी सरप्लस लेफ्ट लेटर ऑन। ठीक है। चलो, नंबर 3 आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। देखो होता है ना कि बहुत टाइम से दोस्ती रहता है, तो फिर एक मन करता है कि चलो दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं। तो वही चीज यहां पर है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाएगा कि क्या आप इक्विटी बनना चाहोगे? इक्विटी क्या था? परमानेंट कैपिटल। क्या आप परमानेंट बनना चाहोगे? ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, ये पहले से एग्रीमेंट्स में लिखा रहता है। अगर कन्वर्टेबल है मतलब प्रेफरेंस वाले लेटर ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। उनसे प्रेफरेंस लेकर उनको इक्विटी शेयर्स दे दिया जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर ऐसा पहले से लिख दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में, जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स बनता है ना, अगर उसमें लिखा हुआ है कि दे आर नॉन कन्वर्टेबल, मतलब कि आप प्रेफरेंस वाले हैं, प्रेफरेंस का पैसा लाओ और उसके बाद लेटर ऑन पैसा लेके निकल जाओ, आप इक्विटी नहीं बनोगे, मतलब आप कभी भी परमानेंट नहीं बनोगे, दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है। दोस्ती रिश्ते में नहीं बदलेगी। सो अगर दोस्ती को रिश्ते में बदल सकते हैं, अगर प्रेफरेंस को इक्विटी में बदल सकते हैं, दे आर कन्वर्टेबल, अदरवाइज नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है। आपके भी तो होते होंगे ऐसे कन्वर्टेबल फ्रेंड्स, नॉन कन्वर्टेबल फ्रेंड्स। ठीक है। देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्नेबल। क्या पैसा कभी रिटर्न होगा? मतलब प्रेफरेंस वालों ने जो आपको पैसा दिया है, क्या कंपनी कभी इसको रिटर्न करेगी? अगर रिटर्न करेगी तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और अगर कंपनी बोलती है कि देखो आपका जो पैसा है ना वो हम कभी रिटर्न नहीं करेंगे, वी विल गिव यू इंटरेस्ट लाइफ टाइम, इंटरेस्ट नहीं सॉरी डिविडेंड, वी विल गिव यू डिविडेंड लाइफ टाइम, हम आपको फिक्स्ड पैसा देंगे। ठीक है। हर साल फिक्स्ड पैसा देंगे, बट आपका जो कैपिटल आपने दिया ना वो कभी वापस नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं। तो वो होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल वाले में पैसा कभी वापस नहीं दिया जाता। ठीक है। उनसे पैसा ले लिया जाएगा और उनको थोड़ा थोड़ा करके हर साल डिविडेंड देते जाएंगे। वी वांट रिटर्न बैक द मेन मनी। दैट्स कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल में पैसा कभी वापस नहीं होता। अब देखो अपने इंडिया में क्या रूल है। अपने इंडिया में जो कंपनीज एक्ट चलता है उसने क्लियरली बोला है कि 20 साल से ज्यादा आप पैसा नहीं रख सकते किसी का। मतलब आपने कंपनी ने अगर जनता का पैसा लिया है प्रेफरेंस के थ्रू, तो 20 इयर्स से मैक्सिमम रख सकते हो। 20 इयर्स के बाद तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। सो क्या इंडिया में इरिडीमेबल अलाउड है? नॉट अलाउड है। ठीक है। हमें 20 इयर्स के अंदर में वापस करना ही है। तो आप चाहे पहला साल वापस करो, दूसरे साल वापस करो, 20 साल तक रखो, बट 20 साल के बाद तो वापस करना ही है। तो यू हैव टू रिटर्न। तो इंडिया में इरिडीमेबल अलाउड नहीं है, बट प्रेफरेंस इरिडीमेबल भी होते हैं। इंडिया में नहीं होते हैं बट होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है। ठीक है।
आपको जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ समझ में आएगा, आप इसको आराम से 2 बार 3 बार करके समझो, ठीक है। नाउ अब हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस समझते हैं, ठीक है। जो भारी पॉइंट होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जो इजी पॉइंट होगा आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। कंपनी के लिए ये फायदा का है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं ना, 60 ईयर्स के बाद रिटायर हो चुके हैं नाउ, अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका जॉब अब चला गया है, वो रिटायर्ड पर्सन है। सो अब जो भी बची कुची लाइफ है, दे वांट टू लिव सेफली, वो कोई बड़ा गेम नहीं खेलना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते फाइनेंशियली। सो ऐसे लोगों के लिए कंपनीज, मतलब कंपनी के लिए ऐसे लोग टारगेट होते हैं। कंपनी लुक फॉर दीज पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस में ज्यादा कोई रिस्क नहीं है, प्रेफरेंस में क्या, मोर और लेस एक फिक्स पैसा आपको हर साल आता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं, मोर और लेस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम द कंपनी अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, ठीक है। इक्विटी क्या है, बहुत बड़ा गेम है, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी होगा तो बहुत हाई होगा। बट प्रेफरेंस क्या है, लॉस के चांसेस ना के बराबर है, बट प्रॉफिट ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। तो कंपनी के लिए कॉशियस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का टाइम है, रिस्की इन्वेस्टर्स नहीं, कॉशियस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स अ एडवांटेज, ठीक है। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो ठीक है दे दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हाथ जोड़ लो, बोल दो अगले साल आइएगा, ठीक है। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इक्विटी वालों की तरह वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है इनको, दे डोंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, दे डोंट टेक डिसीजंस, ठीक है। नो चार्ज ऑन दी एसेट, कोई एसेट गिरवी रखने का जरूरत नहीं, अगर यही पैसा बैंक से उठाते तो बैंक को एसेट्स देने पड़ते, बट प्रेफरेंस के थ्रू अगर कंपनी पैसा उठा रही है, कंपनी डज नॉट नीड्स टू चार्ज एनी एसेट, डज नॉट नीड्स टू मॉर्गेज एनी एसेट, कुछ गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पॉइंट नंबर 5। अब देखो पॉइंट नंबर 5 जस्ट एमसीक्यू के लिए याद रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल है, आप बोलना हाँ पॉसिबल है, ठीक है, आप बोल देना हाँ पॉसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, हमें ये परमानेंट कैपिटल है, नो, ठीक है, एक तो परमानेंट कैपिटल नहीं है, वी कैन रिफंड बैक, एंड दूसरा बात है कि प्रॉफिट भी हर साल नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अमाउंट कैन बी रीपेड एज एंड व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड्स इट। तो इफ यू वांट टू रिफंड द अमाउंट, अगर आपको लगता है कि यह पैसा की जरूरत नहीं है, ठीक है, इफ यू फील कि यू डोंट नीड द मनी तो आप रिफंड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स नॉट परमानेंट, यू कैन रिफंड इट। तो ये एक एडवांटेज है, तो जब भी कंपनी को लगेगा कि यार अभी इतना पैसा का जरूरत नहीं है तो वापस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड देते रहना पड़ता है ना, तो वापस कर देते हैं ये लोग। शेयर होल्डर के हिसाब से क्या एडवांटेज है, नंबर 1 मोर स्टेबल अर्निंग, ठीक है, रेगुलरली एक फिक्स पैसा आपके पास आता रहेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपीज दे रहे हैं तो साल में आपको 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपए एक फिक्स्ड पैसा आता रहेगा, ठीक है। ज्यादा रिस्क नहीं है, लॉस होने के कम चांसेस है, अमाउंट कुछ बहुत बड़ा नहीं है बट फिक्स्ड है, ठीक है। तो जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए उनके लिए ठीक है ये। रिस्क इज कंपैरेटिवली लेस, क्योंकि जब कंपनी बंद होगी तो पहले लाइन में कौन खड़े रहते हैं, ये लोग खड़े रहते हैं, तो इनको थोड़ा कम रिस्क है क्योंकि इनको पैसा पहले वापस मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट, 20 साल में तो पैसा मिलेगा ही, 20 साल से पहले भी मिल सकता है, एंड मैक्सिमम 20 ईयर्स में तो मिल ही जाएगा। इंडिया में तो रूल है कि 20 ईयर्स में पैसा रिफंड होता है, तो आपने जो भी पैसे दिए हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। इक्विटी वालों का क्या है, जो पैसा दिया वो परमानेंटली दे दिया, अब पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा, कंपनी बंद हुई तो मिलेगा, अदरवाइज पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा। बट इक्विटी प्रेफरेंस वालों को क्या है, मैक्सिमम 20 ईयर्स में तो मिलना ही है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वालों को और एडवांटेज है, इस साल अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर नहीं मिला तो उसके बाद मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव में क्या है, जमा होते रहता है, ठीक है। सो दैट्स द एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, कॉस्टली सोर्स है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहां पे लिखा है कि देयर डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। देखो लेटर ऑन वी विल स्टडी डिबेंचर वाले, डिबेंचर में हम लोग पढ़ेंगे जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और जो इंटरेस्ट पे करती है वो टैक्स के मामले में डिडक्शन मिलता है उसका, तो आप कम टैक्स पे करते हो। बट इन दिस केस कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, कंपनी इज गिविंग डिविडेंड,
बट टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को, तो एक तरीके से कॉस्टली है। परमानेंट बर्डन है, परमानेंट बर्डन मतलब कि देखो इनको क्या ना फिक्स्ड रेट से पैसा देना ही है, सो इवन इफ द कंपनी इज अर्निंग लेस, पैसा देना पड़ता है। तो एक टाइप का बर्डन है ये कि यार इक्विटी वालों को तो साफ मना कर सकते हैं हम लोग कि अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट प्रेफरेंस वालों को साफ मना नहीं कर सकते। अगर आपके पास थोड़ा सा भी प्रॉफिट है तो उनको देना पड़ेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, एंड देन लो अपील है। लो अपील किसके लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, ठीक है, ज्यादातर यंग लोग, ठीक है, रिटायर्ड लोग तो थोड़ा कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, बट जो रिस्की इन्वेस्टर होता है, जिसको ज्यादा पैसा चाहिए, जिसने ये सोचा कि 1 लाख अगर दे रहे हैं तो कम से कम 20-30,000 पैसा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए इट इज लो अपीलिंग, ठीक है। सो पीपल हु आर रिस्क टेकिंग, पीपल हु वांट लॉट ऑफ मनी, उनके लिए प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस में कम पैसा मिलता है, रेगुलर मिलता है बट कम पैसा मिलता है। शेयर होल्डर के हिसाब से व्हाट आर द डिसएडवांटेज? पहली बात तो आपको कोई वोटिंग का पावर नहीं मिलेगा। एक तो आपके पैसे भी ले लिए और आपको वोट भी नहीं देने दे रहे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दे रहे हैं, तो दैट्स वन डिसएडवांटेज। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर, आई टोल्ड यू ना, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जिस दिन कंपनी को लगेगा दे डोंट नीड योर मनी, दे विल गिव इट टू यू एंड आपको दरवाजा दिखा देंगे। दरवाजा दिखा देंगे मतलब बोल देंगे कि भाई अभी चले जाओ, आपका पैसा नहीं चाहिए। तो जिस दिन कंपनी को ऐसा लगा कि वी डोंट नीड द मनी एनी मोर, दे विल गिव यू द मनी बैक, ठीक है। एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन। आप देखो रिलायंस का जो इक्विटी शेयर 2016 के बाद कैसा भागा, बहुत सारी कंपनीज है जिसके शेयर्स के वैल्यू बढ़ते रहते हैं। तो इफ आई एम अ शेयर होल्डर, आई बॉट अ शेयर फॉर लेट्स से 30 रुपीज, तो आज उस शेयर का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपीज। तो मेरे को फायदा मिल रहा है ना, 30 रुपीज में खरीदा था, आज 100 रुपीज हो गया। ये इक्विटी में होता है, प्रेफरेंस में ना ऐसा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है, दाम नहीं बढ़ते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि यार जितने में खरीदा उतना ही में रह गया। एंड नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे ही, स्पेशली अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव वाले हो। कंपनी तो हाथ जोड़ देगी, बोल देगी यार इस साल पैसे नहीं है, प्लीज इस साल हमें माफ करो, इस साल पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव वाले हैं तब तो भूल जाओ, ये पैसा फिर मिलेगा भी नहीं। क्यूमुलेटिव में तो एटलीस्ट अगले साल मिल जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव में तो मिलेगा भी नहीं, जमा भी नहीं होगा। क्यूमुलेटिव मतलब जमा होना, नॉन क्यूमुलेटिव में जमा भी नहीं होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर में बी यूजफुल सोर्स ऑफ कैपिटल, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार रीड कर लेना। डिफरेंसेस आप अभी तक जितना पढ़े हो उसके हिसाब से एक बार कर लो, दिस इज फ्रॉम योर बुक ओनली। ये पूरा नोट्स आपके बुक से ही बनाया हुआ है, बट द इररेलेवेंट पोर्शन जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। सो एंटायर बुक के हिसाब से ही ये नोट्स बनाया गया, आप इसको बहुत सेफली पढ़ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डाउट्स आप इसको पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनको लास्ट ईयर से बेनिफिट मिला है। और देर आर पीपल, जो आप लोग जब क्लास 11 में थे, आई हैव रिसीव लॉट ऑफ फोन कॉल्स जिन्होंने सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल से और सिर्फ मेरे नोट से पढ़ के 96 तक स्कोर किया है कॉमर्स में, ठीक है। हाईएस्ट मेरे को जो फोन कॉल आया है वो 96 मार्क्स तक का आया है। तो आप इस पर बिल्कुल से ट्रस्ट कर सकते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम योर बुक ओनली। तो जो भी आपको ये वीडियोस मिल रहे हैं, जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं एंड जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऐप में आपको मिलेगा, इट इज़ नॉट अवेलेबल आउटसाइड एनीवेयर, ठीक है। ये टेलीग्राम पे या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ओनली ऐप एक्सक्लूसिव। और उसमें कुछ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट भी आएगा, ठीक है, विच विल नॉट कम ऑन यूट्यूब। तो आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करना। अभी बहुत कम प्राइस पे वो अवेलेबल है, बट लेटर ऑन एग्जाम सीजन में उसके प्राइसेस हाई होंगे। तो बिफोर एग्जाम सीजन अराइव्स आप उसको सब्सक्राइब कर लो, अभी कम दाम में मिल रहा है, बाद में उसके प्राइस हाइक होंगे ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट ईयर भी मिला था, इस साल भी मिलेगा। एंड देयर विल बी सर्टेन एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस विच वोंट कम ऑन यूट्यूब, इट विल बी ऐप एक्सक्लूसिव। तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिएगा बिफोर द प्राइस गेट्स हाइक्ड एंड उसका फायदा उठाइए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और एल्स आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड अगर सर्च करोगे तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा।
नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड एक 4 इंपॉर्टेंट टाइप के शेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे बोनस शेयर, देन हम लोग डिस्कस करेंगे राइट शेयर्स, देन हम लोग डिस्कस करेंगे ईसॉप एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले बोनस शेयर्स डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देयर आर मेनी कंपनीज जिनको बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, देयर आर मेनी कंपनीज जिनको बहुत प्रॉफिट होता है, और ये प्रॉफिट उन्होंने किनके पैसे से कमाया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स ही ओनर्स होते हैं, सो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के ओनर्स के पैसे से कंपनी ने सालों साल प्रॉफिट कमाए हैं, ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट कमाए हैं। अब ये प्रॉफिट क्या होता है ना, जमा होते चला जाता है एंड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, जिनके पैसे से बिजनेस किया उनको रिवॉर्ड देती है, उनको फ्री में शेयर्स दे देती है। जो न्यू शेयर्स वो लोग लाने वाले होते हैं वो फ्री में दे देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि लो भाई, आप ही के पैसे से हमने इतना कमाया, ये लो और शेयर्स रखो, और इस बार पैसे भी नहीं देने होंगे। फ्री में उनको शेयर्स दे देती है। तो जनता को तो फ्री में मिल गया, बट कंपनी को पैसा कहां से आएगा? कंपनी ने ये जो पहले से पैसे कमा रखे थे उसमें से फंड्स यूटिलाइज कर लेती है। दैट्स कॉल्ड बोनस शेयर्स। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। बट इससे पहले कि आप फ्री में शेयर बांटो, आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। व्हाट आर दोस कंडीशंस बिफोर आप फ्री में शेयर्स दे अपने एग्जिस्टिंग वालों को? अच्छा, एग्जिस्टिंग वालों को मिलेगा, ठीक है, बाहर वालों को नहीं, बिकॉज एग्जिस्टिंग वालों के पैसे से आप बिजनेस कर रहे थे ना, तो बाहर वालों को नहीं मिलेगा। देखो, इससे पहले कि आप बोनस शेयर्स दे, इससे पहले कि आप फ्री में शेयर्स दे, आप कुछ कंडीशंस का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है एक रूल बुक, इंटरनल रूल बुक। तो कंपनी का जो इंटरनल रूल्स है, क्या उसमें अलाउड है? ये आपको पहले वो चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड पे मिलता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे। जो कंपनी के ड्राइवर्स है ना, जो कंपनी को चला रहे हैं, वो लोग रेकमेंड करेंगे। एंड कंपनी के जो बाकी मेंबर्स है, वो उनकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ भाई बोनस शेयर्स दे दो। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देने से पहले आपको ये ध्यान रखना कि क्या आपने कहीं कोई पैसे का डिफॉल्ट तो नहीं किया है। मतलब आपने लोन लिया था और आप ना तो प्रिंसिपल का अमाउंट वापस किए, ना तो इंटरेस्ट, तो दूसरों का पैसा आप वापस नहीं कर रहे, अपने वालों को फ्री में बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ठीक है। आपने दूसरों से पैसे लिया तो पहले उसको तो वापस करो, उसको आप वापस नहीं कर रहे, उसको आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं दे रहे, उसको आप कैपिटल वापस नहीं कर रहे, और आप अपने वालों को बोल रहे ये लो फ्री में, बहुत पैसा है हमारे पास, फ्री में ले लो। कहाँ का इंसाफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट वो भी आता है कि आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब होता है जो लीगल कंपलसरी पैसे होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज का सैलरी हो गया, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब पैसे क्या आपने डिफॉल्ट कर रखा है? अगर आपने डिफॉल्ट कर रखा है तो फिर आप फ्री में शेयर्स नहीं बांट सकते। पहले आप सरकार का टैक्स भरो, पहले आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दो, ठीक है, पहले आप अपने लेबर्स को वेजेस दो, उसके बाद फ्री में बांटना। कैसे आदमी हो आपके, आप बाकी लोग का पैसा नहीं दे रहे हो, अपने वालों को फ्री में बांट रहे। सो ये कंडीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया बोनस शेयर्स। फिर आता है राइट शेयर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो राइट शेयर्स का, पहले भी डिस्कस कर लिए। राइट शेयर्स इज बेसिकली योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव अ राइट, हक है उनको, ठीक है, दे हैव अ राइट। किस चीज का राइट है? कि अगर कंपनी कुछ न्यू शेयर्स ला रही है ऑफर करने के लिए, कंपनी इज ब्रिंगिंग न्यू शेयर्स टू ऑफर इन द मार्केट, तो बिफोर दे ऑफर एनीबडी इन द मार्केट, बिफोर दे गो टू न्यू पीपल, दे हैव टू फर्स्ट ऑफर इट टू द ओल्ड पीपल, दे हैव टू फर्स्ट ऑफर इट टू द एग्जिस्टिंग पीपल। करंट वालों को पहला राइट है, इसीलिए शेयर्स का नाम है राइट शेयर, कि करंट वालों का पहला राइट। इस राइट को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। सब कुछ यहां लिखा हुआ है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। इट्स कॉल्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। तो बिफोर यू ऑफर, बिफोर द कंपनी ऑफर्स टू द आउटसाइडर्स, इट हैज टू फर्स्ट गिव द ऑफर टू द इनसाइडर्स, और इनसाइडर लोगों को ऑफर मिलेगा। बाहर वालों को जिस रेट पे दे रहे थे उससे कम रेट पे देना होगा, क्योंकि तो आपके घर वाले हैं ना। तो बाहर वालों को अगर आप 1000 रुपीज में शेयर्स दे रहे थे, घर वालों को आप 800, 600, 700 में शेयर्स दोगे, थोड़ा सस्ता रेट में दोगे, ठीक है। घर वालों के पास टाइम रहेगा 30 डेज का डिसाइड करने के लिए, मतलब करंट शेयर होल्डर्स जो है 30 डेज के अंदर यस या नो बोल देंगे, ठीक है। दे विल से यस और नो विद इन 30 डेज। अगर उन्होंने नो बोल दिया या उन्होंने 30 डेज तक कुछ बोला ही नहीं, तो उनका आंसर नो मान लिया जाएगा, ठीक है। आइदर दे विल से नो, और 30 डेज तक म्यूट मोड में है वो, ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो भी मान लिया जाएगा कि उनको शेयर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर उनको शेयर्स नहीं चाहिए, देन इट इज अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी
what they want to do. बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, वो बोलते हैं if the current shareholders decline the offer then it will be offered to the outsiders. अरे भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि आउटसाइडर को देंगे? वो बोर्ड डिसाइड करेगा क्या करना है, वो बाहर वालों को दे भी सकते हैं, वो ऑफर कैंसिल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो आप अपने से मत लिख देना कि अगर करंट वालों ने डिक्लाइन कर दिया तो बाहर वालों को ऑफर कर देंगे. नो, बाहर वालों को नहीं, वो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे क्या करना है, आप मत डिसाइड कर दो. आप इतना बोलो कि अगर करंट वालों ने डिक्लाइन कर दिया देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड व्हाट टू डू. इट इज अप टू देम. ठीक है, आप अपने से मत बोल दो कि बाहर वालों को ऑफर करेंगे, वो करना है कि नहीं करना बोर्ड देखेगा. ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर कॉन्सेप्ट और डिफरेंसेस एक बार आप खुद से देख लो. ठीक है, डिफरेंसेस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ईसॉप का, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. अब एक कहानी सुनो. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत से अच्छे अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉइज होते हैं एंड बिग कंपनीज आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड एम्प्लॉइज. तो बिग कंपनीज क्या करते हैं ना, एक दूसरे के एम्प्लॉइज खींच लेते हैं. ठीक है, वो ज्यादा ऑफर देते हैं कि आओ 25 लाख का सैलरी देंगे, हमारे पास आ जाओ. दूसरी कंपनी बोलेगी हम 30 लाख का सैलरी देंगे, हमारे पास आ जाओ. कोई बोलेगा हम 35 लाख का सैलरी देंगे, हमारे पास आ जाओ. तो क्या है ना कि ऐसे एम्प्लॉइज इधर उधर होते रहते हैं. कभी वो 6 महीना इधर काम करते हैं, कभी 2 महीना उधर काम करते हैं, कभी 1 साल इधर काम करते हैं. तो एम्प्लॉइज का क्या है ना कि इधर उधर होते रहते हैं एंड कंपनीज के लिए बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है बिकॉज कंपनी ने मेहनत करके किसी को रिक्रूट किया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको काम सिखाया, 6 महीना वो काम किया और उसके बाद अचानक से वैकेंसी आ गया तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस खाली हो गया. कोई और कंपनी उसको खींच कर ले गई ज्यादा पैसे के लालच में. तो कंपनी के लिए ना बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है ये, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन चला जाता है अचानक से. तो कंपनी ने सोचा यार ऐसे तो बहुत दिक्कत होगा एंड देयर आर मेनी कंपनीज जो पैसों के दम पे नहीं लड़ सकते बिकॉज दे मतलब इफ समबडी इज ऑफरिंग 30 lakhs इट डज नॉट मीन दैट यू कैन ऑफर 35 lakhs. हो सकता है आपके पास पैसे ना हो उतने देने के लिए. तो कंपनीज ने एक तरकीब निकाली, एक सॉल्यूशन निकाला इसका, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान. ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको एक ऑफर देगी, एक ऑप्शन देगी. ऑफर ये देगी कि देखो अगर आप हमारे पास 20 ईयर्स तक रुक जाओ. ठीक है, कितने ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक. अगर आप हमारे पास 20, ये कंपनी एम्प्लॉइज को बोलेगी, कंपनी विल गिव एन ऑफर टू द एम्प्लॉय कि देखो अगर आप हमारे पास 20 ईयर्स तक रुक जाते हैं ना तो हम आपको अपने कंपनी का शेयर्स 1000 शेयर्स 10 रुपीज पे दे देंगे. ठीक है, 1000 शेयर्स 10 रुपीज पर शेयर के रेट से दे देंगे. 20 ईयर्स तक रुकना पड़ेगा बट 20 ईयर्स तक अगर आप हमारे साथ रुक जाए तो हम आपको 1000 शेयर्स देंगे, वो भी 10 रुपए करके, 10 रुपए के भाव पे. आप 10 रुपए पे लेके इसको बेच देना मार्केट में, जो भी रेट चल रहा होगा उस पे बेच देना. अब एम्प्लॉय सोचेगा कि अरे यार 20 ईयर्स बाद तो इस कंपनी का बहुत वैल्यू होगा शेयर का. जैसे फॉर एग्जांपल आज रिलायंस के शेयर का क्या वैल्यू है, ऑलमोस्ट 2400. 20 ईयर्स के बाद रिलायंस का शेयर का क्या वैल्यू रहेगा, 2400 ही रहेगा. 20 ईयर्स के बाद रिलायंस का शेयर 30,000 40,000 भी हो सकता है. आज 2000 है, 20 ईयर्स के बाद इट कैन बी 30,000 ऑल्सो. और आपको कितने में कंपनी दे देगी, 10 रुपए में. तो आप 10 रुपए में खरीद के 30,000 में बेच सकते हो. कितना भयानक प्रॉफिट होगा. बट इसके लिए आपको 20 ईयर्स तक जमे रहना पड़ेगा. अगर आप गए कहीं तो ये ऑफर खत्म, ये ऑप्शन खत्म. सो यू नीड टू स्टे इन द कंपनी, वर्क हार्ड फॉर 20 ईयर्स एंड देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड. जब 30,000 रुपए का शेयर आपको 10 रुपए में मिलेगा. तो देखो कंपनी ने आपको रख लिया, ना तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी देना पड़ा, उसने बस आपको शेयर्स का लालच दे दिया कि आपको 10 रुपए में दे देंगे, फिर आप 10 रुपए में लेके मार्केट में बेच देना 30,000 का और प्रॉफिट कमा लेना. आप तो प्रॉफिट ही तो कमाना, आपको तो पैसे ही चाहिए, तो पैसे इस तरीके से देंगे, डायरेक्टली हर महीना सैलरी नहीं देंगे. तो इस तरीके से एम्प्लॉय कैलकुलेशन करेगा कि हाँ यार ऐसे तो मेरे को करोड़ों का फायदा हो सकता है. समझ गए. तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. ठीक है, इसके अपने कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है. जैसे एम्प्लॉय अगर रुक गया, पहले बात तो एम्प्लॉय रिटेंशन हो जाएगा, कंपनी में एम्प्लॉय रिटेन रह जाएगा. दूसरी बात एम्प्लॉय हार्ड वर्क करेगा, बिकॉज वो जानता है हार्ड वर्क करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा. और जितना ज्यादा वैल्यू 30,000 40,000 कहीं भी हो सकता है 20,000 20 साल के बाद. तो 20 साल के बाद कहीं भी दाम जा सकता है. और दाम बढ़ाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कंपनी को आगे बढ़ाना. देखो एम्प्लॉय खुद से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देगा. बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है.
डिसएडवांटेज क्या, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन 20 ईयर्स। आज रिलायंस बहुत अच्छा कर रहा है, 5 ईयर्स के बाद क्या होगा यू डोंट नो, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। एक कंपनी थी रिलायंस टेलीकॉम बोल के, रिलायंस कम्युनिकेशन बोलकर, रिलायंस कम्युनिकेशन एक टाइम में 800 रुपीज का एक शेयर मिलता था, और वो घट के एक टाइम में ऐसा भी हो गया कि 2 रुपए का मिलने लगा। सो यू डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आप अगर रुक रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं। हो सकता है आपका किस्मत चमक जाए, हो सकता है आपका 20 साल बर्बाद भी हो जाए, तो दैट्स अ रिस्क, ठीक है। Sweat equity shares. Now, what are sweat equity shares? Sweat equity shares is basically a reward given to those people who give you expert advice. कंपनी में काफी सारे एक्सपर्ट होते हैं, और वो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप उनको शेयर्स से रिवॉर्ड करते हैं। मार्केट प्राइस से कम रेट में दिया जाता है, डिस्काउंट पे दिया जाता है, ऐसे शेयर्स को हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये ओनर्स कैपिटल का लास्ट पार्ट है, इसके बाद से बोरोड कैपिटल स्टार्ट हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग को सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ध्यान से समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड में बांट देते हैं, एंड रिमेनिंग हिस्सा जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग इज बेसिकली योर अर्निंग दैट यू हैव रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको एक दो फैक्टर्स इसमें पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, रिटेन्ड अर्निंग डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट पे। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे। देन डिपेंड करता है आपके डिविडेंड के पॉलिसी पे, अगर आप बांटते ज्यादा है तो फिर रिटेन कम कर पाओगे, ठीक है। देन ये डिपेंड करता है कंपनी के एज पे। देखो, जो पुरानी कंपनीज है उनका रिटेन अर्निंग ज्यादा होता है, जो न्यू कंपनी है अभी तो स्टार्ट ही किया है, कितना रिटेन कर लेंगे। एंड ये फ्यूचर प्लान्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लान है तो रिटेन विल बी मोर, आप बांटोगे कम और ज्यादा रखोगे, बिकॉज यू नीड इट फॉर फ्यूचर प्लान्स। बट अगर आपका फ्यूचर में प्लान्स ही ज्यादा नहीं है तो आप बांट देंगे ज्यादा, ठीक है। तो इन दैट केस आप बांटोगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब मेरिट्स डीमेरिट्स समझ लेते हैं, ठीक है। मेरिट्स कंपनी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो कन्वीनियंट है, ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, अपना ही पैसा तो है जो रिटेन कर ले रहे हैं, ठीक है। देन इट इज फुल्ली फ्लेक्सिबल, बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आपको कोई एसेट्स गिरवी नहीं देने पड़े, ठीक है। देयर इज नो चार्ज ऑन दी एसेट्स, ठीक है। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है ये आपका क्रेडिट वर्दीनेस को बढ़ाता है। बैंक्स बड़े खुश होते हैं, जिनके पास हाई रिटेन्ड अर्निंग होता है ना, उनसे बैंक्स बहुत खुश होते हैं। बैंक्स बहुत आराम से ऐसे कंपनीज को लोन दे देते हैं, बिकॉज बैंक्स को पता है कि कल को जब वापस करने का टाइम आएगा तो दे हैव मनी इन देयर पॉकेट, ठीक है। रिटेन अर्निंग के हेल्प से आप लोन वापस कर सकते हो, आप नए एसेट्स खरीद सकते हो, ठीक है। एंड स्टेबलाइज कर सकते हो आप रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर आपके पास बैक में पैसा है, ठीक है, इफ यू हैव लॉट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो आप बांटने के टाइम में जब डिविडेंड देते हैं ना, तो डिविडेंड रेगुलर रेट पे दे सकते हो। मतलब पिछली साल अगर आपने 10,000 का डिविडेंड बांटा तो इस साल भी 10,000 बांट सकते हैं, इवन इफ यू हैव लेस प्रॉफिट, तो रिटेन अर्निंग यूज करके दे देंगे, मतलब रेगुलर डिविडेंड दे देंगे। तो ऐसे रेगुलर डिविडेंड इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, प्रेफर करते हैं ऐसी कंपनी। एज एन इन्वेस्टर आई वुड लुक फॉर अ कंपनी जो कि रेगुलरली अच्छा पैसा दे, ठीक है। बट कंपनीज को रेगुलरली तो प्रॉफिट होता नहीं है, तो जिस साल प्रॉफिट ना होता है तो वो लोग रिटेन अर्निंग यूज करके पैसा दे देते हैं। तो ऐसे कंपनीज को बहुत रेस्पेक्ट मिलता है और काफी अट्रैक्टिव कंपनीज मानी जाती है, ठीक है। डीमेरिट्स में अगर हम लोग देखें तो हर बार जरूरी नहीं है कि रिटेन अर्निंग अच्छा हो। कभी कभी मैनेजमेंट के लोग जो कंपनी चला रहे हैं वो इस रिटेन अर्निंग को गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग के हेल्प से क्या होता है कि बहुत बार कंपनी बोनस शेयर्स दे देती है, उनके पास पैसा बचा रहता है, रिटेन अर्निंग से ही तो बोनस शेयर देते हैं, फ्री में शेयर्स देते हैं। अब इससे क्या होता है, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, एंड हाउ ओवर कैपिटलाइजेशन इज बैड वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस पैसे से स्टॉक मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना तो फिर इंसान के मन में बहुत तरीके के ख्याल आते हैं, ठीक है। स्पेशली जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो आप सोचते हैं कि अब इससे कुछ तिकड़मबाजी किया जाए, ठीक है।
ज्यादा रिटेन अर्निंग करोगे तो कम डिविडेंड दोगे, कम डिविडेंड दोगे तो शेयर होल्डर्स डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है फिर भी बांट ही नहीं रही है, कुछ सारा का सारा रिटेन कर ले रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। सो ये था रिटेन अर्निंग का पोर्शन, बहुत सिंपल सा पोर्शन है। नाउ चैप्टर के लास्ट बिग पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, इसके बाद सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है, ठीक है। तो जो आई टोल्ड यू ना कि चैप्टर का शुरू वाला पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, दिस इज द लास्ट मेन कॉन्सेप्ट पार्ट। आगे वाले पार्ट्स बहुत छोटे हैं, आगे का चैप्टर बहुत जल्दी चलेगा हमारा। ये लास्ट ऐसा टॉपिक है जहां पे आई एम गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो समझो डिबेंचर क्या होते हैं। अब बोरोड कैपिटल का बात आ गया, ठीक है। ये बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। सो कंपनी क्या करेगी, जनता से पैसा लेगी और जनता को एक सर्टिफिकेट दे देगी, दैट सर्टिफिकेट विल बी कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या होता है, बेसिकली कंपनी विल टेक मनी, कंपनी विल गिव अ सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड डिबेंचर सर्टिफिकेट, एंड वो सर्टिफिकेट आपको लेकर के आना है जब आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। कंपनी विल गिव इंटरेस्ट एवरी ईयर, तो इंटरेस्ट उन्हीं को मिलेगा जो वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। प्रेफरेंस वालों से ज्यादा पैसा मिलता है, लाइक प्रेफरेंस वालों को अगर 10%, अगर प्रेफरेंस का रेट है 10%, ठीक है, डिविडेंड का रेट विल बी 12%। डिविडेंड में हमेशा ज्यादा पैसा होता है, इट इज मोर अट्रैक्टिव देन प्रेफरेंस, ठीक है। तो लोग अगर पैसा देना ही चाहते हैं तो डिबेंचर के थ्रू देते हैं। पीपल, अगर मेरे पास पैसा है, आई वांट टू गिव इट टू अ कंपनी, आई वोंट बाय प्रेफरेंशियल, आई विल बाय डिबेंचर्स, बिकॉज डिबेंचर्स में आई विल बी गेटिंग मोर मनी, ठीक है। तो डिबेंचर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप ऑफ द कंपनी, जो स्टैंप मारते हैं ना पेपर पे, तो दैट स्टैंप इज नोन एज कॉमन सील, ठीक है। बाकी आप ऊपर पढ़ लेना कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया। अभी हम लोग फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इट इज बोरोड फंड, ये ओनर का पैसा नहीं है, ये उधार का पैसा है। फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है एंड इररिस्पेक्टिव मिलता है, प्रॉफिट हो या ना हो। तो कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे नहीं दोगे तो एसेट्स लेकर बेच के रिकवर कर लेंगे मनी, ठीक है। तो यहां पे एसेट्स को गिरवी रखा जाता है, दैट्स पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है देयर आर नो वोटिंग राइट्स। 5 पॉइंट आपको करने चाहिए, ठीक है, ये 5 पॉइंट काफी है। तो बोरोड पैसा है और फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट नॉट डिविडेंड, इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से दो, नहीं है तो एसेट बेच के दो, बट दो, ठीक है। और वोटिंग राइट कुछ नहीं मिलता है। एसेट्स गिरवी रखे जाते हैं मोस्टली, इनको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। आप यहाँ पे नोट्स में बगल में लिख लेना सिक्योर्ड डिबेंचर्स। पॉइंट नंबर 5 के बगल में, पॉइंट नंबर 5 के बगल में आप लिख लेना सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इनको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब हम लोग टाइप्स देखते हैं। देखो एग्जाम में मोस्टली या तो प्रेफरेंस का टाइप्स पूछता है या तो डिविडेंड का टाइप्स पूछता है, और अब तो एमसीक्यू आ गया है, ट्रू फॉल्स आ गया, बहुत कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपको छोड़ नहीं सकते, यही बात है कि पहले आप बहुत कुछ छोड़ सकते थे, अभी आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। टाइप्स पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है बट चैप्टर बहुत रिवॉर्डिंग है, ठीक है। टाइप्स पे आते हैं, सबसे पहला आता है नेकेड डिबेंचर या फिर मॉर्गेज्ड डिबेंचर। देखो क्या होता है, मॉर्गेज डिबेंचर को ही सिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। होता क्या है कि कंपनी पैसा लेगी पब्लिक से, बट बदले में पब्लिक को एसेट्स गिरवी देने पड़ते हैं। अगर एसेट्स दिया है तो वो मॉर्गेज्ड डिबेंचर है। अगर विदाउट एनी एसेट कंपनी ने पैसा ले लिया तो वो नेकेड डिबेंचर है। नेकेड डिबेंचर के केस में इफ द कंपनी डज नॉट पेज इंटरेस्ट, तो सामने वाला कर ही क्या लेगा, कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर पाएगा, बस और कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मॉर्गेज डिबेंचर है और कंपनी ने पैसे नहीं दिए, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया, तो सामने वाला कोर्ट केस भी कर सकता है, प्लस आपने जो एसेट दिया था उस एसेट को बेच करके पैसा रिकवर कर सकता है। अब ये जो मॉर्गेज होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है, वन इज फिक्स चार्ज एंड द अदर वन इज फ्लोटिंग चार्ज। एक को फिक्स चार्ज बोलते हैं, एक को फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि आप अब उस एसेट को यूज नहीं कर पाओगे, और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि ठीक है आपने गिरवी रखा है बट आप यूज करो, एसेट यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग में इट इज अलाउड, आप यूज कर सकते हो, बट जहां आपने कोई डिफॉल्ट किया, पैसे वैसे देने में टाइम लगाया या नहीं दिया, तो आपका फिक्स चार्ज, सॉरी फ्लोटिंग चार्ज जो है, फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाएगा, फिर आप एसेट भी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट, रीडीमेबल एंड ई रिडीमेबल जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर। अगर पैसा वापस होगा जो आपने लिया है, इफ यू विल रिटर्न इट बैक आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम, तो उसको रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। और अगर पैसा वापस नहीं होगा, जब कंपनी बंद होगा सब तब तो वापस होगा, बट जनरली वापस नहीं होगा, तो उसको ई रिडीमेबल बोलेंगे। बेयरर डिबेंचर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज आई हैव अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है, आई हैव व्हाट, आई हैव अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, मेरे पास डिबेंचर सर्टिफिकेट है, मैंने वो डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको दे दिया, सो आई गिव दिस सर्टिफिकेट टू यू। नाउ हु विल गेट इंटरेस्ट, यू विल गेट इंटरेस्ट बिकॉज यू आर द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट। ऐसे डिबेंचर्स को बेयरर डिबेंचर बोलते हैं। इफ आई गिव इट टू यू, यू विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, अगर मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन है तो फिर मैं इसको आपको भी दे दूंगा ना, तो भी इंटरेस्ट मेरे को ही मिलेगा, बिकॉज आई एम द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। अगर आपको पैसा चाहिए तो हमें कंपनी में जाके रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना पड़ेगा, मेरा नाम हटा के आपका नाम लगाना पड़ेगा, तब फिर आपको पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल वही है, दोस्ती को रिश्ते में अगर बदल सकते हो, डिबेंचर को इक्विटी में बदल सकते हो, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है। अगर डिबेंचर को इक्विटी में नहीं बदल सकते तो फिर वो नॉन कन्वर्टेबल है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉशियस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है कि एक फिक्स पैसा मिलता रहता है एवरी ईयर, रेगुलर रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है, एवरी ईयर टाइम टू टाइम वो पैसा आता जाता है। एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है कि अगर बाई चांस पैसा ना मिले तो एसेट बेच के रिकवर कर लेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इकोनॉमिकल सोर्स, यहाँ पे ज्यादा ब्रोकरेज कमीशन की बात नहीं आती है। कंपनी अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालती है कि हमें डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेना है, एंड लोग आ जाते हैं पैसा देने के लिए। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, तो जो भी डिबेंचर होल्डर होगा वो सिर्फ पैसा देगा, वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कंपनी उस हिसाब से सेफ है। एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे होगा, एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है फाइनेंशियल स्मार्टनेस व्हेन यू यूज अदर्स मनी टू डू बिजनेस। तो कंपनी क्या करती है, बाहर वालों से पैसा लेके बिजनेस करती है, तो दैट्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, यार बहुत बड़ा हेडेक है ये। आपको अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हो, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, तब भी यू हैव टू पे मनी, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो बेच के दो, एसेट बेच कर दे दो, बट पैसा तो देना पड़ेगा, दैट्स अ परमानेंट बर्डन, ठीक है। और देखते हैं क्या डिसएडवांटेज है। रिडक्शन इन क्रेडिट स्टैंडिंग, अगर आप ऑलरेडी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठा लिए है तो फिर बैंक वाले फिर आपको लोन नहीं देंगे। बैंक वाले बोलेंगे यार तुमने पहले से कर्जा ले रखा, फिर मेरे पास आ गए हो, कितना कर्जा लोगे, वापस नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। चार्ज ऑन दी एसेट, आपकी एसेट भी गिरवी रखा जाता है, तो एसेट पे भी चार्ज आ जाता है। रिडक्शन ऑफ डिविडेंड, बिकॉज जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो ये लोग ले जाएंगे, तो फिर ओनर को क्या मिलेगा, ओनर को मिलता है डिविडेंड, तो ओनर को कम पैसा मिलेगा ना, बिकॉज ये लोग ले गए चले गए, ठीक है। कुछ हम लोग डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं डिसएडवांटेज। पहला है कि इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, एक तो इनका पैसा भी ले लिया एंड देन दे आर नॉट गेटिंग वोटिंग राइट्स ऑल्सो, इनको कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, सो दैट्स डिसएडवांटेज। हाई यूनिट प्राइस, जैसे शेयर का प्राइस होता है ना, उसको शेयर प्राइस बोलते हैं, इसका यूनिट प्राइस बोलते हैं इसको, एक डिवेंचर का जो दाम होता है उसको बोलते हैं यूनिट प्राइस, काफी हाई होता है। एंड अनअट्रैक्टिव होते हैं ये, ठीक है। अनअट्रैक्टिव इन द सेंस कि डिवेंचर ऑफ न्यू कंपनी डू नॉट अपील टू इन्वेस्टर्स, बिकॉज जो नई कंपनी आई है अभी तो उसका ताकत नहीं है ना ज्यादा इंटरेस्ट देने का, तो कम इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, तो फिर इट बिकम्स स्लाइटली अनअट्रैक्टिव। शेयर्स एंड डिवेंचर्स के डिफरेंसेस को आप देख लीजिए। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है, बट डिफरेंसेस एक बार के लिए आप अपने एंड से देख लो। नाउ वी कम टू लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। अब ये एक ऐसा चीज है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ हेडेक वाला चीज नहीं है। अभी तक पहले वाला जो चीज था वो काफी हाईली कॉन्सेप्चुअल था, बट अब जो पार्ट आ रहा है ये उतना हाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडरेट है, ठीक है, सब कोई समझ सकता है, 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट बहुत आराम से समझ सकता है। सो व्हाट इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ऐसे बैंक्स को हम लोग कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो आपको लोन देते हैं, एक लमसम अमाउंट आपको देंगे और एक फिक्स पीरियड के लिए देंगे, उस
फिक्स पीरियड के बाद आपको पैसा वापस करना होगा एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट ये लोग बता देंगे कितना देना है, तो जो बैंक से आपको चीपर रेट में इंटरेस्ट मिलेगा आप उस बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, बहुत सिंपल है, इसको वर्ड टू वर्ड आई एम नॉट गोइंग बिकॉज लर्न तो आपने ही करना है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। भारत सरकार ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नमेंट ने इनको क्यों बनाया है? देखो, अगर आप एक नई कंपनी है, ठीक है, इफ यू आर अ न्यू कंपनी, तो आप डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा सकते कि आइए हमारा शेयर खरीदिए। पब्लिक आपको जानती ही नहीं है, आप तो नया नया आए हो, तो व्हाई वुड पब्लिक ट्रस्ट यू? हाउ कैन पब्लिक ट्रस्ट यू? आपका ना तो कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, और पब्लिक को उतना फाइनेंस नहीं आता कि आप अपना प्रपोजल अगर उनको देंगे कि सी दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द फंड, पब्लिक को उतना नहीं समझ में आता। ठीक है, तो पब्लिक से तो पैसा मिलेगा नहीं, पीपल विल नॉट बाई योर शेयर्स, एंड इफ पीपल विल नॉट बाई योर शेयर्स तो कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी कैन गो फॉर अनदर रूट, कंपनी कैन बोरो फंड्स नॉट फ्रॉम द बैंक बट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? ये आपके थरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये आपका एक एक डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स जानेंगे, आपके मैनेजमेंट में कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे, मतलब ए टू जेड आपका सब कुछ जानेंगे। आफ्टर दैट इफ दे फील कि हाँ भाई आप में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो फिर ये आपको फंड्स देते हैं। तो अगर आपको इनके थ्रू फंड्स मिलता है ना, इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, बिकॉज आप इनके जो टेस्ट है उसको पास करके फंड्स लेकर आए हो। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू सर्च एवरीथिंग अबाउट यू, पूरा ए टू जेड सब कुछ पता करते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि यार इनका नियम कानून बहुत है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, ये ला के दो वो ला के दो, तो मतलब फंस जाता है एक तरीके से कंपनी की, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन मंगवाते हैं। और उसके बाद इनके कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं ना जो आपको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। ये कभी कभी क्या करते हैं, बोल देते हैं कि आपको पैसा तो देंगे बट हमारा एक आदमी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा। बताओ, इतना इतना हक जता लेते हैं। बोलते हैं वी विल गिव यू फंड्स बट एट द सेम टाइम वी विल गिव यू अ पर्सन ऑल्सो, और वो पर्सन बैठा रहेगा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो देखता रहेगा कि आप फंड्स कैसे यूज कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा आपके बिजनेस का फ्रीडम छीन लेते हैं ये। ठीक है, प्रॉफिटेबल मतलब एडवांटेजेस भी है कि आपको पैसा मिल जाता है, अदरवाइज और कोई पैसा देगा नहीं आपको, आप तो नए हैं। तो न्यू कंपनीज के लिए ये ठीक है, पैसा मिल जाता है। और दूसरा बात, रेप्यूटेशन भी मिल जाता है, बिकॉज अगर आपको इनसे पैसा मिला है मतलब जरूर आप में कोई पोटेंशियल है, बिकॉज ये आपका ए टू जेड सब कुछ देखते हैं। तो एडवांटेज भी है बट डिसएडवांटेज भी अपनी जगह पे है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ठीक है, फिर आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट। अब ये देखो, ये पुराने जमाने की बात है, जब बैंकिंग सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था ना, तो डायरेक्टली पब्लिक से पैसे उठाए जाते थे। मतलब कंपनीज क्या करेंगी, डायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाएंगी। जनरली क्या होता है, पब्लिक जाके बैंक में पैसा रखेगा, बैंक वाले फिर लोन देंगे कंपनीज को, बैंक्स को बीच से हटा दिया जाता है, सीधा पब्लिक कंपनी को पैसा देगी। तो इसमें बैंक का जो बीच का कमीशन वगैरह था ना, बैंक्स का जो इंटरेस्ट था वो हट जाता है। सो इट इज मोर रिवॉर्डिंग टू द पब्लिक ऑल्सो, पब्लिक पैसा देगी, पब्लिक को हायर इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी के लिए भी अच्छा है, कंपनी को लोन भी मिल जा रहा है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि बीच में बैंक का प्रॉफिट हट जा रहा है। तो दोनों पार्टीज के लिए ये धंधा, ये डील सस्ता हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट, टेकिंग डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए। तो जो पॉइंट्स है यहाँ पे बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखा है। सिंपल है, इकोनॉमिकल मतलब चीप है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, जब मन चाहे वापस कर दो, एंड नो इंटरफेरेंस, वो जो पैसा दे रहा है वो आपका डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो बहुत सिंपल पॉइंट्स है, मोस्टली ऑल द पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल बिफोर, तो ये आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स कितने टाइप के आपको लोन दे सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स ध्यान से देखना, यहां पे आपको 4 दिख रहा होगा। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ
मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इसको बैंक क्रेडिट भी बोलते हैं। पहला आता है लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा आता है कैश क्रेडिट। अब देखो लोन्स एंड एडवांसेस और कैश क्रेडिट में मेनली क्या डिफरेंस है। लोन्स एंड एडवांसेस में बैंक आपको एक पैसा देगा, सपोज 1 लाख, और इंटरेस्ट आपको पूरे 1 लाख पे देना पड़ता है। बट कैश क्रेडिट में क्या होता है, बैंक ने सैंक्शन किया 1 लाख, बट आपने यूज किया है केवल 80,000, तो आप इंटरेस्ट केवल 80,000 पे दोगे। तो लोन पे यू विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 10,000, जबकि कैश क्रेडिट पे यू विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन 80,000 ओनली। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया था, बट आपने विड्रॉ कर लिया 1,20,000, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आपने विड्रॉ कर लिए। तो इंटरेस्ट जो है ना आपको इस 20,000 पे देना पड़ेगा, तो 2,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बिल डिस्काउंटिंग होता है, सपोज आपके, अब तो होता नहीं है, अब कौन बिल यूज करता है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपके पास रहेगा, सपोज 1,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे टेक दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज and give me money 1,000. Bank will say no, I will not give you 1,000, I will discount it and give you only 900. बैंक आपको कम पैसे देंगे, ठीक है। तो बट आपको अर्जेंट पैसा चाहिए तो आप ले लोगे, आप 1,000 का बिल देके 900 रुपीज ले लेंगे। जिस दिन पेमेंट का डेट आएगा तो जो भी पेमेंट करने वाला था पेयर विल गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट 1,000। तो बैंक ने 900 दिया, बैंक को 1,000 मिला, वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। So that's commercial banks. एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है। नाउ कमिंग टू ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से समझना, व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। ये सब पार्ट से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, लर्निंग इज वेरी सिंपल। ट्रेड क्रेडिट किसको बोलते हैं, जिनके साथ आपका ट्रेड रिलेशन है। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स, आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो सपोज किसी ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, ठीक है, और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले ने आपको बिल भेजा है 1 लाख रुपीज का। आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपीज अभी है नहीं, कैन आई पे इट टू यू आफ्टर 2 मंथ्स। तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है, यू पे इट टू मी आफ्टर 2 मंथ्स। तो एक तरीके से लोन ही तो दे दिया, बिकॉज वो 1 लाख किसको मिलना चाहिए था, 1 लाख उस सप्लायर को मिलना चाहिए था जिसने आपके गोडाउन में रॉ मटेरियल भेजा, उस सप्लायर का 1 लाख मिलना चाहिए था। बट वो 1 लाख किसके पास पड़ा हुआ है, आपके पास, आपने तो दिया नहीं है उसको, तो उसका पैसा एक तरीके से आपके पास पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में मतलब आप क्रेडिट में धंधा कर रहे हो, क्रेडिट में बिजनेस कर रहे हो, एंड उन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो जिनके साथ आपका ट्रेड रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है, जब बड़े बड़े मशीन्स खरीदे जाते हैं फैक्ट्री में, तो मशीन्स के कॉस्ट कैन बी 50 lakhs, 1 करोड़, 10 करोड़, बहुत करोड़ों में मशीन आते हैं। लेज जो चिप्स बनाता है, लेज का एक एक मशीन 25 करोड़ के होता है, ठीक है। वो एक तरफ से आलू डालते हैं और पूरा चिप्स बन के निकलता है, पैकेट होके निकलता है, तो 25 करोड़ का लगभग वो मशीन का कॉस्ट होता है, एक एक जो लेज जिसमें चिप्स बनाता है। तो अब 25 करोड़ भी मशीन के कॉस्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या कोई पर्सन एक ही बार में पेमेंट करता होगा, नो। तो ये लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, गुड्स को इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, मतलब तो धीरे धीरे 2-3 साल में आप पूरा पेमेंट करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जब आप पैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो एक तरीके से, तो उसी का पैसा है ना, आपने रखा हुआ है, आपको 10 लाख उससे दे देना चाहिए था, बट आपने 10 लाख नहीं दिया है, आपने सिर्फ 2 लाख दिया है। पैसा तो उसका हो जाना चाहिए था, बट वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, 2 साल तक आपके पास पड़ा हुआ है, तो दैट्स अ क्रेडिट, दैट्स टाइप ऑफ फंड्स। फैक्टरिंग, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बना है, पास्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, फैक्टरिंग का मतलब होता है बेसिकली डेटर्स को बेच देना। सी सपोज यू हैव डेटर्स ऑफ 1 लाख रुपीज। डेटर्स कौन होते हैं, जो आपको पैसा देंगे, ठीक है। डेटर्स आर दोज पीपल जो आपको पैसा देंगे। आप डेटर्स आर दोज पीपल जो आपको पैसे देंगे। सपोज यू हैव 1 लाख का डेटर्स, तो मतलब आपको 1 लाख मिलने वाले हैं, बट वो डेटर्स तो आपको देंगे पैसा 6 महीने के बाद, दे वोंट गिव इट टू यू राइट नाउ, ठीक है। यू हैव गिवन देम टाइम कि चलो 6 मंथ में पैसा दे देना, तो वो 1 लाख आपको मिलेगा 6 महीने के बाद, बट यू नीड मनी अर्जेंटली। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फाइनेंस कंपनी में जाओगे, ठीक है। यू कैन गो टू अ फाइनेंस कंपनी, इनको फैक्टर्स भी बोलते हैं। फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंस कंपनी के पास जाओगे, आप फाइनेंस कंपनी को बोलोगे कि आई नीड मनी,
तो फाइनेंस कंपनी आपको बोलेंगे कि यू कैन गिव योर डेटर्स टू अस, ठीक है, एंड टेक मनी फ्रॉम अस, ठीक है, तो आप उनसे पैसा ले लो बट अपना डेटर्स उनको दे दो, ठीक है, तो उनसे पैसा ले लेंगे, जनरली वो 60% पैसा देते हैं, मतलब अगर आपके पास 1 लाख का डेटर है ना, तो वो कंपनी आपको सिर्फ 60,000 रुपीज देंगे, बदले में वो आपका 1 लाख का डेटर ले लेंगे। हाँ, एक बार आपको पैसा मिल जाए 60,000, नाउ योर डेटर्स इज गॉन, अब आपका डेटर उसका हो गया, अब पैसा जो मिलेगा ना वो 1 लाख रुपए उसको मिलेगा। एंड अगर कोई बैड डेट हो जाता है तो बैड डेट का जिम्मा भी उसका, मतलब आपका डेटर से रिश्ता खत्म। अब फायदा हो नुकसान हो, डेटर पैसा दे ना दे, कलेक्शन करने का हेडेक सब उसका हो जाएगा। आपको 60,000 मिल गया, 40,000 का उन्होंने डिडक्शन कर लिया ऑलरेडी, नाउ इट्स अप टू देम, अब बाकी हेडेक उनका, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। कस्टमर एडवांसेस या कंज्यूमर एडवांसेस क्या होता है कि बहुत बार कस्टमर से पहले पैसा ले लिया जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं ना, 12 महीने का पैसा एक बार में ले लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कस्टमर एडवांसेस, ठीक है, मतलब बहुत सारे कार कंपनीज ऐसा करते हैं, आईफोन वाले ऐसा करते हैं, प्री बुकिंग जो चार्जेस लेते हैं, दैट्स कॉल्ड, आईपीएल में ऐसा होता है, टिकट का बुकिंग पे ऐसा होता है, मैच है 2 महीने बाद अभी से टिकट बेच के बैठे हैं, तो दैट्स एडवांसेस, जब आपने गुड्स या सर्विस दिया नहीं बट पैसा पहले से लेके बैठे हो, तो दैट्स कस्टमर एडवांसेस, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एंड लास्ट आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है, इसमें क्या होता है, बैंक वैंक का चक्कर खत्म, तो रेट्स भी कम मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो लेस, एंड दोनों कंपनी एक दूसरे को जानते भी है, तो इजी डीलिंग हो जाता है, ना कोई ब्रोकर आया बीच में, ना कोई कमीशन एजेंट आया बीच में, ना कोई बैंक आया बीच में, दो कंपनी, लेट्स से रिलायंस ट्रेंड्स है और रिलायंस जियो है, तो ट्रेंड्स को पैसा चाहिए था, जियो ने पैसा दे दिया, ठीक है, तो when one company gives funds to another company it is called intercorporate deposits, ठीक है, सो यही था हमारा चैप्टर, एंड हम लोग अब चैप्टर नंबर 4 पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स किसी चैप्टर से नहीं आता है, इस चैप्टर से 15 मार्क्स आएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करो, एंड मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस इसके कर ले, यही नोट से आपको करना है, इसके बाहर से और कुछ करने का जरूरत नहीं। हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।